हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एनरिचमेंट क्लासेस। माय नेम इज निकिता छाबड़ा और मेरे साथ आप लोग आज अपनी एकेडमिक ईयर 2022-2023 की स्टार्टिंग जो है वो करने जा रहे हैं। एंड इस जर्नी में, पूरे साल की जर्नी में, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू। आप लोग कंप्लीटली मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं। वी विल बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, बी इट योर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब हम कवर करेंगे, राइट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, उसके कंटेंट्स होंगे, उसके PYQs होंगे, वो सब हम टाइमली डेली बेसिस पे कवर करते जाएंगे। सो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लो और बहुत ही फन वे में हम सारा कंटेंट जो है वो कवर करेंगे। यू नीड नॉट वरी अबाउट द बल्कि टेक्स्ट जो आपको किताबों में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग टुडे सेशन विद द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि आपके सिविक्स का पहला चैप्टर है क्लास 10th के लिए, टर्म 1 का। And this chapter of power sharing we'll be covering it in 2 videos. पहली वीडियो में आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे एंड सब्सिक्वेंटली सेकेंड वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सो ऑन। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग बिना किसी देरी के साथ, राइट। अब देखो, पावर शेयरिंग की जब मैंने बात की तो व्हाट डू मीन बाय पावर शेयरिंग, यानी कि पावर को आपस में उन लोगों के साथ शेयर करना, देश के लोगों के साथ शेयर करना, इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, आप उसको शेयर करेंगे, इसका मतलब होता है पावर शेयरिंग। तो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो कंट्रीज की स्टोरीज के केस को जो है वो हमें स्टडी करना है। सबसे पहला केस हम स्टडी करते हैं बेल्जियम का, राइट। अभी आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि लर्न करनी है चीजें, जस्ट लिसन टू मी, धीरे धीरे सुनते जाओ। एंड जो लर्निंग का पार्ट है वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, आपको लर्न भी मैं ही कराऊंगी। You need not worry, right? अभी सिर्फ स्टोरी सुनो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाओ माइंड में एंड फिर हम बाद में करेंगे लर्निंग, राइट। ठीक है। सो बेल्जियम जो है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, राइट। इसको कंपेयर किया जा सकता है हमारी इंडिया के हरियाणा के साथ। इतना छोटा बेल्जियम है और इसके बॉर्डर्स लगते हैं 4 अदर कंट्रीज के साथ, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। अगेन लर्निंग नहीं करनी अभी, रुक जाओ, समझो, राइट। देन पॉपुलेशन जो है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है, कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है बेल्जियम की। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, राइट, इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। तो इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है कंट्री की वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे इंडिया में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ओवर दैट डिफरेंट रिलीजन के साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी हैं। हिंदी बोलने वाले लोग हैं, देन उर्दू बोलने वाले लोग हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं। तो इसको हम बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। तो इंडिया की एथनिक कॉम्पोजिशन कितनी कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे तो पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम बेल्जियम का केस देखते हैं, छोटा सा कंट्री है, लिटिल ओवर 1 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। एथनिक कॉम्पोजिशन किस तरह की है? 59% ऑफ लोग जो यहाँ पे रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज। रफली 60% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% ऑफ पीपल जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच। सो फ्रेंच बोलने वाले कम हैं एंड डच बोलने वाले ज्यादा हैं। उससे भी कम 1% पॉपुलेशन ऐसी है जो जर्मन बोलती है। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी हुई? जो लेसन नंबर है, दैट इज योर फ्रेंच एंड योर जर्मन पीपल। वेयरएज डच में वो लोग हैं, डच स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन है, ये लोग हैं मेजॉरिटी में, राइट। अब चलते हैं बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, 20% लोग जो है वो कौन है? डच बोलने वाले हैं। तो जो लोग कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में मेजॉरिटी में है, जो कैपिटल में माइनॉरिटी में है वो कंट्री में मेजॉरिटी में है। तो उल्टा केस है यहाँ पर। तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने तरह के डच बोलने वाले लोग कंट्री में हैं, कैपिटल में डच बोलने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, राइट। एंड दूसरी बात, अब कैपिटल में जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना वो ज्यादा अमीर हैं, पावरफुल हैं। वेयरएज जो डच है 20% है, इनके पास जो इनके राइट्स हैं, इनके एजुकेशनल राइट्स हैं, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के राइट्स हैं, इनको बहुत ज्यादा लेट मिले थे, ठीक है। सो अब मेजॉरिटी के पास एक जो मेजॉरिटी है वो कंट्री में है, फिर वो माइनॉरिटी में है, कैपिटल में है। तो
जब एक तो उनको मेजॉरिटी माइनॉरिटी का केस है, मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं 20%, इनको इनके इकोनॉमिक राइट्स और इनको एजुकेशनल राइट जो है ना बहुत लेट मिलने के कारण एक टसल जो है ना डेवलप हो गया, टेंशन क्रिएट होगी कि भैया हमें क्यों इतनी लेट हमारे राइट्स मिले, राइट। सो ये रीजन है क्यों टेंशन जो है डच और फ्रेंच के बीच में लेट ड्यूरिंग 1950s एंड 60s जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो गई। ये था केस बेल्जियम का। तीन डिफरेंट कम्युनिटीज, 2 माइनॉरिटी में है, 1 मेजॉरिटी में है, और क्या केस है, क्यों टेंशन जो है वो डेवलप हुई। अब चलते हैं अगले केस के ऊपर, श्रीलंका के केस के ऊपर। श्रीलंका में भी ऐसा ही है, श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन भी कॉम्प्लेक्स है। वहां पे कैसे लोग हैं, वहां पे एक मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला इज अ लैंग्वेज, और इनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म। ये देखो ये पर्सन बुद्धिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। बुद्धिज्म फॉलो करने वाले सिन्हाला स्पीकर्स हैं। दूसरे हमारे पास लोग हैं जो माइनॉरिटी में है, 18% है पूरी पॉपुलेशन के, तमिल स्पीकर्स। अब तमिल स्पीकर्स भी आगे 2 तरह के हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री जो पहले से ही तमिल, उनको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो पहले से ही कंट्री में रह रहे हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है उसमें इंडियन तमिल्स। आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से लोगों को भेजते थे बाहर प्लांटेशन वर्कर बना के कि जाओ भैया वहां पर जाकर काम करो, राइट। सो इंडियन तमिल्स कौन से हैं, ये वो तमिल्स हैं, ये वो श्रीलंका में सेटल्ड हुए लोग हैं जिनके फोर फादर्स ब्रिटिश टाइम पर वहां पर जाकर प्लांटेशन में काम करना जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स। इनका रिलीजन क्या था, ये हिंदू थे या फिर ये थे मुसलमान। Another 7% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो क्रिश्चियंस थे, जो तमिल भी थे, तमिल स्पीकिंग भी थे एंड सिन्हाला स्पीकिंग भी थे। अब जो प्रॉब्लम है ना वो इन 7 लोगों की वजह से नहीं आई थी। प्रॉब्लम जो है दैट emerged बिटवीन दिस मेजॉरिटी सिन्हाला एंड माइनॉरिटी तमिल स्पीकर्स, राइट। इनके बीच में जो टसल है वो डेवलप हो गई क्योंकि जो मेजॉरिटी वाले हैं उन्होंने अपनी जो मेजर्स हैं वो इम्पोज करने की कोशिश की थी माइनॉरिटी के ऊपर, राइट। सो ये 2 केस थे बेल्जियम और श्रीलंका का, जहां पे हमने स्टडी किया कि किस तरह एथनिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। लेकिन इस एथनिक कॉम्पोजिशन को डील करने का तरीका, इसको किस तरह हमें इस डाइवर्सिटी को मैनेज करना है कंट्री में, ये दोनों कंट्रीज की जो सरकारें हैं उनके रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, राइट। किस तरह का डिफरेंस, अब बेल्जियम में की वो बात कर रहे हैं कि बेल्जियम का केस ऐसा है कि हो सकता है अगर सरकार वहां पर राइट मेजर ना ले, इवन फॉर दैट मैटर श्रीलंका का भी सरकार अगर बेटर मेजर्स ना ले तो क्या होगा, कंट्री में सिविल वॉर होगी। मेजॉरिटी हमेशा अपनी विल इम्पोज करने की कोशिश कर रही है माइनॉरिटी के ऊपर, सिविल वॉर की सिचुएशन होगी। तो उस सिविल वॉर की सिचुएशन को कंट्रोल या तो कंट्रोल करे गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट माइंडफुली दिमाग यूज करे और अच्छे मेजर्स लेकर आए। दूसरा केस हो सकता है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी की सुन रही है और गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, वही कर रही है कि मेजॉरिटी की बात सुनी, उनके जो लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया, माइनॉरिटी ने अपने आप को एलियनेट फील किया कि भैया हम तो डिफरेंट है, हमारे लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही। तो ऐसा ही कुछ हुआ था श्रीलंका के केस में। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस जो है वो मिला था 1948 में, राइट। तो इस वक्त जो सिन्हाला कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में थी, उन्होंने कहा भैया हम तो मेजॉरिटी में हैं, हम अपने लॉज, अपनी विल जो है, जो हमारे आइडियाज हैं वो हम इम्पोज करेंगे किसके ऊपर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। माइनॉरिटी कौन से थे, तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स और तमिल नेटिव्स, राइट, इंडियन तमिल्स। तो उन्होंने सरकार को इलेक्ट किया, सरकार के ऊपर प्रेशर डाला कि तुम एक मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो है वो अपनाओ, तुम हमें फेवर करो, राइट। तो सरकार ने क्या डेवलप किया, मेजॉरिटेरियन मेजर्स। मेजॉरिटेरियन मेजर्स होता क्या है, अ सिस्टम वेयर बाय कंट्री में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है ना वो अपनी विल को इम्पोज करने की कोशिश करती है, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करने की कोशिश करती है। ये नहीं देखती कि माइनॉरिटी डिसरिगार्डेड फील कर रही है, माइनॉरिटी को एलियनेटेड फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मेजॉरिटेरियनिज्म ऑफ इन श्रीलंका के केस में सरकार ने क्या क्या मेजर्स लिए। मेजॉरिटेरियनिज्म का मीनिंग आप समझ गए होंगे, राइट, विल इम्पोज करना। अब विल कैसे इम्पोज किया, सिन्हालाज ने किया था। उनकी लैंग्वेज जो थी वो सिन्हाला थी। उन्होंने कहा कि हमारी जो सिन्हाला लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमें तमिल लैंग्वेज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सिन्हाला को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज।
दूसरा उन्होंने काम किया, जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, उसके ऊपर प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, राइट जो है, प्रेफरेंस जो है वो किसको दी जाए, मेजॉरिटी को, सिन्हालास को। अगेन अनदर स्टेप जिससे तमिल स्पीकर जो है उनको एलियनेटेड फील हुआ। उसके बाद सिन्हाला का रिलीजन मैंने आपको बताया था बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म को बना दिया गया रिलीजन ऑफ स्टेट, की स्टेट जो है प्रोटेक्ट करेगी बुद्धिस्ट को, फॉस्टर भी करेगी, उसको स्प्रेड भी करेगी। तो जो तमिल्स थे उनका जो रिलीजन था दैट वाज, या तो वो हिंदू थे या मुसलमान थे, तो दे फेल्ट सप्रेस्ड। तो वन ऑन वन गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज आती रही, श्रीलंका में जो तमिल्स रह रहे थे उनको लगा कि यार हम तो एलियनेटेड हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट है, सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, जो भी कर रही है सरकार उनके फेवर में कर रही है, सिन्हालास के फेवर में कर रही है। तो अब ऑब्वियसली तुम लोग ये इतना सप्रेस करोगे माइनॉरिटी कम्युनिटी को, अल्टीमेटली एक दिन ब्लास्ट तो होगा। तो रिएक्शन जो आया श्रीलंकन तमिल से, उन्होंने क्या किया, पार्टीज एंड स्ट्रगल मूवमेंट्स लॉन्च की। उन्होंने कहा कि हमारा जो तमिल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, डिक्लेयर किया जाए, राइट, और हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ये सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्सन हो गई कि 1980s में श्रीलंका तमिल्स ने बोला कि हमें एक सेपरेट तमिल इल्म यानी कि तमिल की स्टेट चाहिए, जो कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में होगी। जैसे इंडिया के केस में हुआ था, मुस्लिम्स ने कहा था कि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, राइट, रिलीजन के बेसिस पर। तो तमिल इल्म क्या है, ये सेपरेट स्टेट की डिमांड है जो इंडियन तमिल्स एंड तमिल नेटिव्स के द्वारा, श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा की गई थी। दिस वाज तमिल इल्म। तो सिचुएशन इतनी वर्स हो गई, दोनों कम्युनिटीज के बीच में इतना जबरदस्त मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेवलप हो गया, इट टर्न्ड इनटू अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर, राइट। सिविल वॉर के कारण आपको पता है अगर किसी कंट्री में वॉर हो जाए तो कंट्री जो है कई हजारों साल पीछे चली जाती है, 100 साल पीछे चली जाती है अपनी इकोनॉमी में, अपने कल्चर में, इन सब सिचुएशन में कंट्री जो है पीछे चली गई सिविल वॉर की सिचुएशन में। तो सिविल वॉर क्या है, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट जहां पे अपोजिंग ग्रुप्स की जो लड़ाई है वो इतनी इंटेंस हो जाती है कि वो वॉर में बदल जाती है। अब बेल्जियम के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। श्रीलंका के केस में गवर्नमेंट ने नहीं देखा कि कितनी एथनिक कॉम्पोजिशन कॉम्प्लेक्स है, भैया उसको कंट्रोल कर लो, ऐसा नहीं हुआ, सिविल वॉर हो गई थी। बेल्जियम के केस में अकोमोडेशन हुई थी। बेल्जियन लीडर्स ने क्या देखा कि हमारी कंट्री में कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है, तो इसको मुझे सॉर्ट करना है, मुझे लोगों को, डाइवर्स लोगों को इकट्ठे यूनिटी में रहना है, कैसे, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने इतने जबरदस्त एफर्ट किए कि 1970s टू 1993 के बीच में 4 बार उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, ताकि इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया जा सके, राइट। तो उन्होंने अरेंजमेंट बनाया। इस अरेंजमेंट के तहत क्या अकोमोडेशन थी, बेल्जियन लीडर्स ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो सेंटर की सरकार है, वहां पे डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है वो इक्वल है, राइट, ताकि कोई भी मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी के लिए डिसीजन ना ले, राइट, सब जो डिसीजन है इक्वल वोट्स के साथ लिए जाए। देन सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर्स हैं वो ज्यादा पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे मुझे, इफ आई एम फ्रॉम फॉर एग्जांपल राजस्थान लगा लो, राइट, राजस्थान से अगर मैं हूं और मुझे मेरी स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन बेटर समझेगा, राजस्थान का सीएम समझेगा या मोदी जी समझेंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द सीएम ऑब्वियसली। तो स्टेट को ज्यादा पावर दी गई और स्टेट को सेंटर का सुबॉर्डिनेट नहीं बनाया। स्टेट वाज इंडिपेंडेंट कि अगर कोई पॉलिसीज बनानी है, लॉज बनाने हैं, इंडिपेंडेंटली स्टेट जो है वो बना सके। देन ब्रुसेल्स का केस डिफरेंट था, मैंने पढ़ाया था, जो कंट्री में माइनॉरिटी में थे वो मेजॉरिटी में थे ब्रुसेल्स में। तो इस चीज को देखते हुए ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट जो है वो बनाई गई। वहां पर भी जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग है उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई जैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट में थी, ताकि कोई भी मेजॉरिटी जो है वो अपनी विल इम्पोज ना करे, अपने लॉज जो है उसको इम्पोज ना करे। तीसरा, देन लास्ट पार्ट जो इसमें लास्ट स्टेप इसमें लिया गया था वो था कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कम्युनिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के एक तीसरी तरह की सरकार बनाई गई जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको इलेक्ट किया था कौन से लोगों ने, जो डच भी थे, फ्रेंच भी थे एंड जर्मन स्पीकिंग भी थे, नो मैटर कहाँ वो रहते हैं। और इस गवर्नमेंट का काम क्या था, जो कोई भी कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट।
इस गवर्नमेंट में हर किसी की रिप्रेजेंटेशन थी, राइट, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, राइट। सो एक इक्वालिटी की जो सिचुएशन है वो जनरेट हुई थी बेल्जियम में, वेयर एज जब हम श्रीलंका का केस पढ़ते हैं वहां पे गवर्नमेंट ने नहीं देखा कि कैसी सिविल वॉर की सिचुएशन एमर्ज हो सकती है अगर उन्होंने इस डाइवर्सिटी को जो है यूनाइट करने के लिए कुछ स्टेप्स ना लिए, लेकिन बेल्जियम के केस में गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, जिसको हम पॉपुलरली बेल्जियम मॉडल भी कहते हैं, वो डेवलप किया, राइट। सो दिस वाज अ बैकग्राउंड, दिस वाज अ स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर जब हम पावर शेयरिंग को कैसे हमने अंडरस्टैंड किया है दो केसेस के थ्रू। नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड वील बी फिनिशिंग दैट चैप्टर। टिल देन आई विल सी यू, हैव अ गुड डे, बाय दोस्तों।